हेलो स्टूडेंट। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। हम इसको एमसीक्यू सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। तो इसका आंसर बी होगा। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आंसर बी। मानकीकरण क्या है? मानकीकरण का मतलब होता है भाषा का एक ऐसा रूप जो पूरे क्षेत्र में शुद्ध और मानक माना जाता है और जिसका प्रयोग जो है हम शिक्षा में, प्रशासनिक कार्य में, लेखन शैली में करते हैं। तो मानकीकरण भाषा के रूप में हिंदी को जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है मान्यता दी गई थी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली भाषा को हम विभाषा कहते हैं। जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, ये एक प्रमुख क्षेत्र की बोली हैं जिनको हम विभाषा के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। और हमारी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को हम क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा वह एक साधन है जिसके माध्यम से हम विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचार को हम समझते हैं। ये सांकेतिक भी होती है, मौखिक भी होती है और लिखित भी होती है। तो हम जो है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को हम भाषा कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी होगा। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, यानी बोलना, बोल करके किसी को अपनी बातों को समझाना। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम क्या है? यानी हमारे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है उसके क्रम को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका आंसर ए होगा। सबसे पहले संस्कृत, देन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। अभी क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, देन हिंदी। इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? यानी भारतीय संविधान हिंदी के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में बताता है? तो अनुच्छेद 351। आंसर बी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश को दर्शाता है। अब यहीं जान लेते हैं अनुच्छेद 346 क्या है। तो अनुच्छेद 346 जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से संघ तक जो है संचार की भाषा को ये डिफाइन करता है। अनुच्छेद 346 जो है क्या करता है? एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से संघ तक जो संचार का माध्यम है उसी भाषा को ये डिफाइन करता है। आगे अनुच्छेद 343 क्या कहता है? तो राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि जो है देवनागरी है। अनुच्छेद 343 क्या बताता है हमें? तो ये बोलता है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि जो है क्या है? देवनागरी है। अनुच्छेद 349 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 349 जो है भाषा से संबंधित कानून और अधिनियम को दर्शाता है। यानी अनुच्छेद 349 में ये बताया गया है कि हमारे भाषा से संबंधित कानून और अधिनियम क्या क्या है, उनको यह डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी?
तो हमारा भारतीय संविधान हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता देता है? तो ये 14 सितंबर 1949 को हम अपने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाए थे, यानी स्वीकृत किए थे। तो आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके साथ और देख लेते हैं, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा ये 5 बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, यानी उनके अंतर्गत इनको रखा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कौन सी बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों की उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। मात्रा, छोटी, बड़ी। छोटी की मात्रा को जल्दी से बोल लेते हैं, बड़ी की मात्रा में समय लगता है, तो उसे ही हम इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय से ही हम मात्राओं के उच्चारण को पकड़ पाते हैं कि ये छोटी है या बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम यहाँ पहले जान लेते हैं कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में बांटे हैं। मात्रा के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में बांटे हैं। तो ये मूल स्वर जो है अ, ई, उ, री हो जाते हैं। और इसके बाद से जो देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और उसी प्रकार तीसरा है प्लुत स्वर। इसके ये त्रिमात्रिक स्वर है। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक, इसके अंतर्गत हम ओम को लिखते हैं, प्लुत स्वर, ओम। तो इस प्रकार हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 हुई। और हिंदी में स्वर जो है मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो मूल स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री आता है, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर है, इसमें हम ओम को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्व आश्रित वर्ण को कहते हैं। स्व आश्रित वर्ण किसे कहते हैं? यानी जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोले जाए, स्वयं। तो स्वर वर्ण जो है किसी के सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार स्वर वर्ण जो है स्व आश्रित वर्ण कहलाते हैं। स्व आश्रित वर्ण, स्वर वर्ण, ये इनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता है, ये स्वयं उच्चारित होते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल जो है अ, आ, ई, ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, यानी स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा में कोई रुकावट नहीं आती है, हमारे मुंह से हवा बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे हम संयोग द्वितीय कहते हैं। संयोग का मतलब जुड़ना, यानी 2 सेम व्यंजन का एक साथ जो है संयोग होता है तो संयोग द्वितीय कहते हैं। तो इसका आंसर जो है बी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम, कक्का, मक्का, सच्चा, यानी ये शब्द जो है संयोग द्वितीय कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। जब हम उस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में हवा की रुकावट होती है, तो उन्हें हम अवरोधी व्यंजन कहते हैं। अवरोधी व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम यहाँ जान लेते हैं। तो हम प, फ, ब, भ, म, ये 5 व्यंजन जो है अवरोधी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ, म अवरोधी व्यंजन है और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। यानी सभी वर्ग, क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर और त वर्ग का 5वां अक्षर, प वर्ग का 5वां अक्षर, ये सभी नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वर्तस्य ध्वनियाँ क्या हैं? वर्तस्य ध्वनियाँ वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। यानी वर्तस्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है ऊपरी मसूड़े से स्पर्श कर जाती है, तो वे ध्वनियाँ वर्तस्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये हम जान लेते हैं कौन कौन से वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। न, ल, स, ज ये वर्तस्य ध्वनियाँ हैं, यानी कि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है ऊपरी मसूड़ों से स्पर्श कर जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण, यानी अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्ण जो है अंक और अ, यानी इनका प्रयोग कहाँ होता है? ये ना तो पूर्णतः स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही पूर्णतः ये व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है हम स्वर के बाद और व्यंजन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंगूर, जैसे अ जो है स्वर, ये जो है हमारा अयोगवाह वर्ण है और ये जो है व्यंजन है, तो इस प्रकार ये जो है अयोगवाह वर्ण का एक उदाहरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द्विगुण व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन यानी ये जो है इनके अंतर्गत 2 गुण हैं, तो इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कैसे कहते हैं जान लेते हैं। द्विगुण व्यंजन ड और ड, इनको हम जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हम इनको जो है जैसे क वर्ग और च वर्ग, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत ये अंग हो गया, जबकि ये ट वर्ग के अंतर्गत थ, न, प, ट वर्ग के अंतर्गत जो है इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पढ़ना, इस प्रकार ये इनका प्रयोग यहाँ हो गया पढ़ना के अंतर्गत, और इसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं ढक्कन। तो ये 2 तरह से प्रयोग किए जाते हैं, इनका गुण जो है 2 रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल एक प्रकार का पार्श्विक व्यंजन है। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसका आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कछत्रज्ञ इनमें से क्या है? कछत्रज्ञ को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 जो है व्यंजन अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कच्छा, कच्छा जो है आधा क और प्लस षटकोर स से बना हुआ है। इसी प्रकार ज्ञ आधा ज प्लस य से बना हुआ है। त्र आधा त प्लस र से बना हुआ है। स्र आधा शक्कर स प्लस र से बना हुआ है। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन हुए। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 22, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह या उनके समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। तो मूलतः हिंदी में कुल वर्ण 52 माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है डी होगा। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं, एक निश्चित क्रमबद्ध समूह को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होती है? तो इसमें जो है अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत त, द, न। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन से होते हैं हम इस प्रकार जान लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि जो है दो प्रकार की मानी जाती है, अल्प प्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि। तो अल्प प्राण ध्वनि जो है हम इनको देख लेते हैं कि अल्प प्राण ध्वनि क्या है। जैसे ये क वर्ग है, क वर्ग में 5 अक्षर है, क, ख, ग, घ, अंग। तो हम देख लेते हैं कि इसका पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यानी क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, जबकि दूसरा और चौथा ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। सभी वर्ण का, जैसे च वर्ग का, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, इसका भी पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है अल्प प्राण ध्वनि कहलाएंगे, जबकि दूसरा और जो है चौथा ये महाप्राण ध्वनि कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 24, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो है व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आदि, आदि, चीर, चीर, जरा, जरा, कृति, कृति उपयुक्त शब्द युग्म में से किसी एक शब्द युग्म के सही अर्थ को चिन्हित कीजिए। यानी ये शब्द उच्चारण की दृष्टि से समान है, परंतु इनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। तो हम इनको शब्द युग्म क्या होता है? शब्द युग्म वो है जो उच्चारण की दृष्टि से समान हो, किंतु उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अवलंब, अभिलंब, अवलंब, सहारा। अभिलंब का मतलब बिना देर किए। उच्चारण की दृष्टि से ये सेम है, जबकि इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। तो हम यहाँ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदि, आदि, इसका निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ को चिन्हित कीजिए। तो हम देखते हैं कि आदि, इसका आंसर सी होगा। आदि का मतलब अभ्यस्त, और इस आदि का मतलब आरंभ या प्रारंभ करना, यानी शुरुआती। और ये चीर, चीर का मतलब जो है पुराना, चीर का अर्थ पुराना। और इस चीर का मतलब जो है कपड़ा। जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में कपड़ा लत्ता, उसी प्रकार जो है ये चीर, चीर क्या है? चीर मतलब पुराना, और इस चीर का मतलब कपड़ा। जरा, जरा बुढ़ापा। और इस जरा का मतलब थोड़ा। उच्चारण की दृष्टि से ये शब्द जो है सेम सेम उच्चारण देते हैं, जबकि इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। तो इसी प्रकार इस आदि का मतलब अभ्यस्त, और इस आदि का मतलब आरंभ। चीर का मतलब जो है पुराना, और इस चीर का मतलब कपड़ा। जरा बुढ़ापा, और जरा का मतलब जो है थोड़ा। और कृति, कृति का मतलब रचना, यानी कोई कृति रचना करना। और इस कृति का मतलब जो है निपुण, किसी चीज में निपुण होना, यानी उस चीज को हम परफेक्ट रूप से जान लेते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तरड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तरड़ी, तरड़ी जो है
सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तरड़ी शब्द सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहीं देख लेते हैं, बड़ी की मात्रा लग जाने से इसका अर्थ बदल गया नौका। ये तरड़ी शब्द छोटी की मात्रा लगने से इसका अर्थ सूर्य हो गया। ये तरड़ी शब्द बड़ी की मात्रा लगने से नौका हो गया। तो दोनों के उच्चारण समान है, जबकि इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। आगे बढ़ते हैं। जुग्म शब्द का अर्थ क्या है? अभी हम ऊपर में इसकी चर्चा किए हैं। जुग्म शब्द का अर्थ समान उच्चारित शब्द किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जुग्म शब्द हमें उच्चारण समान दर्शाता है, जबकि अर्थ को भिन्न भिन्न दर्शाता है। तो इसका अर्थ जो है पी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लता और लत्ता शब्द जुग्म का सही अर्थ क्या है? लता, लता जो है हम बेल को कहते हैं, और लत्ता फटा कपड़ा, कपड़ा लत्ता। आम भाषा में हम बोलते हैं कपड़ा लत्ता। तो उसी लत्ता से हम यहाँ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ जो है फटा कपड़ा, यानी लता। उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द समान है, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। तो लता बेल और लत्ता मतलब फटा कपड़ा यानी पुराना कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 29। शकल और शकल और शकल शब्द जुग्म का सही अर्थ है। ये उच्चारण की दृष्टि से समान है, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। तो ये शकल का मतलब जो है टुकड़ा, और इस शकल का मतलब सारा। और एक और शक्ल हम जो है लिखते हैं, ये शकल शकल शक्ल। इनके उच्चारण समान है, किंतु इनके अर्थ जो है अलग है। इस शक्ल का मतलब रूप यानी स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा जोड़ा जो है सही विलोम शब्द का नहीं है। सुदूर, सन्निकट, ये सही है बिल्कुल। अनुरक्ति का आसक्ति नहीं, विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, शुष्क का सिक्त, गौरव का लाघव। तो इसका आंसर जो है सब विलोम शब्द का सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? तो सुदूर का सन्निकट सही है, शुष्क का सिक्त सही है, गौरव का लाघव सही है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। संगठन का विलोम शब्द क्या है? संगठन का विलोम शब्द विघटन। संगठन मतलब जोड़ना, विघटन मतलब तोड़ना। तो इस प्रकार संगठन का अर्थ जो है जोड़ना, और इसका अपोजिट जो है विघटन। विरक्ति का अभी हम ऊपर देखें अनुरक्ति, विकर्षण का आकर्षण, वियोग का संयोग। तो इस प्रकार संगठन का विलोम शब्द विघटन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक यानी जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो सार्थक का विलोम शब्द जो है निरर्थक होगा। असार्थक कोई शब्द नहीं होता। अर्थहीन का अर्थपूर्ण, अर्थहीन शब्द का विलोम अर्थपूर्ण होगा। अप्रासंगिक, अप्रासंगिक का विलोम जो है प्रासंगिक। प्रासंगिक मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, अप्रासंगिक मतलब जिसका कोई तथ्य ही नहीं हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन से विपरीतार्थी शब्द सही नहीं है? विपरीतार्थी विलोम। आदि अंत सही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि सही है, आहूत का अनाहूत सही है, अपमान शब्द का विलोम शब्द जो है सम्मान होता है, ना कि उपमान। तो इसका आंसर जो है सही नहीं है। तो अपमान का जो है सम्मान होगा, उपमान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34। सत्कार का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी सत्कार का विलोम क्या होगा? अभी हम पढ़े अपमान का सम्मान। दुत्कार का जो है अपमान का सम्मान विलोम शब्द होगा, जबकि दुत्कार का जो है, दुत्कार यानी भगाना, दुलार मतलब प्यार करना। दुत्कार का अपोजिट दुलार होगा। और तिरस्कार, तिरस्कार अपकार, अपकार का अपोजिट जो है उपकार शब्द होगा। और जो है सत्कार का अपोजिट तिरस्कार होगा। तो हमारा आंसर जो है
सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तम का विलोमार्थक शब्द क्या है? तम। तम का जो है मतलब अंधकार होता है। तम का विलोम, तम का अपोजिट क्या होगा? आलोक यानी प्रकाश। तम तो अंधेरा, आलोक मीन्स प्रकाश। अंधकार का प्रकाश, तिमिर का ज्योति, और तम, तम का विलोमार्थक शब्द आलोक होगा। तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पाश्चात्य का विपरीत शब्द क्या होगा? पाश्चात्य, पाश्चात्य का पौवार्त्य, पौवार्त्य का मतलब यानी पूर्व का, पहले का, पाश्चात्य यानी बाद का। तो पाश्चात्य का विपरीत शब्द जो है पौवार्त्य होगा। तो इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्रारंभिक, प्रारंभिक का विलोम शब्द अंत्य होता है। अंत्य, प्रारंभ मतलब शुरू करना, अंत्य मतलब अंतिम। और आरंभिक का अंतिम, आदि का अंत, आंतरिक का बाह्य। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तनी किसे कहा जाता है? वर्तनी, लिखने की रीति को, यानी शुद्ध रूप में लिखने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। लिखने की रीति को, किसी भी तरह से लिखने की रीति को नहीं, शुद्ध रूप में लिखने की रीति को, जिसका मीनिंग हमें समझ में आए, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वर्तनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, वर्तनी का संबंध जो है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। वर्तनी का संबंध भाषागत ध्वनियों से। इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द, मंत्रिमंडल, योगीराज सही है, नीरज सही है, बीड़ा सही है। मंत्रिमंडल, छोटी की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, यानी हम शुद्ध शब्द सही कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो योगीवर, ये आधीन शुद्ध शब्द, योगीवर शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अशुद्ध शुद्ध, आधीन, आधीन जो है क्या है? आधीन अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध अधीन होगा। नभमंडल ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, और प्रत्युत जो है ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर योगीवर यानी ये शुद्ध शब्द है। आधीन का अधीन शुद्ध शब्द है। नभमंडल का जो है हम नभमंडल, प्रत्युत का प्रत्युत, हलंत नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? श्रीमान शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है। श्रीमान शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी, हथिनी के बच्चों का झुंड जा रहा है। हथिनी के बच्चों, हाथिनी, हाथिनी के बच्चों का झुंड जा रहा है। इसमें हाथिनी का शुद्ध रूप हाथनी, हाथनी इसमें अशुद्ध रूप में है, इसका हमें शुद्ध रूप चुनना है। तो हाथनी का शुद्ध रूप हथनी होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शब्द क्या है? तो उज्ज्वल, उपर्युक्त सही है, अनुग्रहित सही है, निरोक्त सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये होता है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है ए, अशुद्ध शब्द उज्ज्वल अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित बहुवचन सूचक शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो रानियां सही है, बाप दादे सही है, बहनें सही है, गौवे, गौवे नहीं। इसका बहुवचन गाय, गाय होता है, ना कि गौवे। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ए होगा, अशुद्ध शब्द। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
अध्यात्म शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अध्यात्म शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें प्रत्यय संबंधी, अध्यात्म का शुद्ध रूप आध्यात्मिक, अर्थात इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। हम अध्यात्म को जो है आध्यात्मिक इस प्रकार लिखते हैं। अगर अध्यात्म लिखना है तो अध्यात्म ये सही है। इसी प्रकार संसार, संसार ये सही है। सांसारिक हम ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर सी, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, योगीराज शब्द है। योगीराज शब्द क्या है? शब्द योगीराज शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप योगीराज ये होगा। तो इसका आंसर जो है पी, योगीराज शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध योगीराज ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? कौन से शब्द की वर्तनी सही है? पुनरुद्ध वर्तनी सही है। तदुपरांत का तदुपरांत, अतिशयोक्ति, पूरा सा, अनुकूल, ये शुद्ध रूप शब्द की वर्तनी सही है। पुनरुद्वार शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द छिपकली शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य जो है आगामी, आगामी में आगामी, कालिदास ये शुद्ध, साधु ये शुद्ध शब्द है, जबकि इसमें शुद्ध शब्द छिपकली सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिहीन शब्द को चिन्हित कीजिए। यानी वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिहीन किसकी वर्तनी अशुद्ध है, यानी कौन सा गलत है? ब्राह्मण सही है। महत्व, महत्व को ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध रूप है। ये सही है, सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है बी, त्रुटिहीन शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिहीन शब्द महत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, यानी शुद्ध यावत जीवन, ये गलत, अशुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध, प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, ये सही है। अनधिकार से ही यावत जीवन का शुद्ध रूप याव जीवन होता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य संहार का शुद्ध रूप क्या है? मनुष्य संहार, मनुष्य संहार का शुद्ध रूप नरसंहार, यानी मनुष्य संहार का शुद्ध रूप क्या है? नरसंहार। तो इसका आंसर 52 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं। तमाम देश का शुद्ध रूप क्या है? तमाम देश, तमाम देश का शुद्ध रूप जो है संपूर्ण देश, यानी तमाम देश को शुद्ध रूप संपूर्ण देश होगा। तो 53 का आंसर जो है सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सीधा साधा का शुद्ध रूप क्या है? सीधा साधा, आम भाषा में हम सीधा साधा ही बोलते हैं, किंतु इसका शुद्ध रूप जो है सीधा सादा, सीधा साधा। बोलचाल में हम सीधा सादा बोल देते हैं, किंतु इसका शुद्ध रूप जो है सीधा सादा है। तो 54 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, गुरु शब्द है, गुरु शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो गुरु शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? ये बड़ाऊ लगा है
जबकि गुरु में जो है छोटा ऊ होता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो 55 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है? उच्चारण की दृष्टि से अनुगृहित सही है, मातृभूमि सही है, विलक्षण सही है, सामाजिक, सामाजिक का शुद्ध। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि सामाजिक का शुद्ध रूप सामाजिक शब्द, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 सॉरी, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है? अहल्या, अहल्या शुद्ध रूप है। जबकि अंजलि, अंजलि कैसे लिखते हैं? छोटी, कालिदास में छोटी, श्राप में साप, ये शुद्ध रूप है। यहाँ अहल्या जो है शुद्ध रूप है, बाकी ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी जो है शुद्ध रूप है। जबकि समस्याएं, समस्याएं शुद्ध रूप। उपलक्ष्य का जो है हम उपलक्ष्य कर लिखते हैं, ये शुद्ध है। संशोधित का ऐसे लिखते हैं, शक्कर वाला स, ये शुद्ध है। और समस्याएं, समस्याएं सही है, यानी इसमें 2 आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द शुश्रूषा, शुश्रूषा शुद्ध शब्द है। जबकि तालाब, तालाब में आ की मात्रा होगी तालाब। दवाइयाँ, छोटी चंद्रबिंदु, अतिथि छोटी, ये शुद्ध रूप है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुश्रूषा सही है, बाकी जो है अशुद्ध है। त आ की मात्रा, दवाइयाँ छोटी, ऊपर चंद्रबिंदु, अतिथि था में छोटी की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जो दूसरे के साथ स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? स्थानापन्न, यानी जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कार्य करता है तो उसे हम स्थानापन्न कहते हैं। अस्थायी, अस्थायी कुछ दिनों के लिए आकर चले जाना। अल्पकालीन, ये भी कम समय के लिए। लेकिन इसका सही आंसर जो है स्थानापन्न, किसी की गैर हाजिरी में कुछ दिनों के लिए नियुक्त किया जाना। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को स्थानापन्न कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, यानी वाक्यांश के एक शब्द अप्रत्याशित को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? यानी जिसकी आशा न की गई हो, तो उसका जिसकी आशा न की गई हो उसका जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। तो 61 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य, जो किसी को दिखाई ना दे अदृश्य। दृश्य चीजें दिखाई देती हैं, अदृश्य दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। महावट शब्द का तात्पर्य, महावट शब्द, महावट का अर्थ क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम महावट शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, महावट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही वाक्यांश चुनिए। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, यानी घुमंतु व्यक्ति को यायावर बोलते हैं। एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, यावर जो है, यायावर एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, यानी घुमंतु व्यक्ति को जो है हम यायावर
कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65, पिंगासी शब्द का क्या अर्थ है? पिंगासी क्या है? पिंगासी शब्द का क्या मीनिंग है? दिए गए नील का पौधा, यानी नील के पौधे को हम पिंगासी कहते हैं। पिंगासी नील का पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाला, यानी नर का मांस खाने वाला मनुष्य को हम क्या कहते हैं? तो पिशितासन। नरभक्षी मनुष्य को जो है हम पिशितासन कहते हैं। तो 66 का आंसर जो है डी हो जाएगा। पिशितासन नर का मांस खाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? गुण दोषों की परख करने वाला, यानी किसी के अंदर जो है वो गुण को भी पहचान लेता है, उसके दोष को भी पहचान लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समालोचक। यानी समालोचक व्यक्ति जो है गुण दोष दोनों की परख कर लेता है, उस व्यक्ति को समालोचक कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो मुकदमा दायर करता है, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को वादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है वादी, और जिसके ऊपर दायर किया गया है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। यानी जो मुकदमा दायर करता है उस व्यक्ति को वादी कहते हैं, और जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है 68 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो धरती फोड़कर निकलता है उद्विज। जो धरती फोड़कर निकलता है उसे हम विद्विज कहते हैं। विद्विज, धरती फोड़कर स्वयं अपने आप निकलने वाले को हम विद्विज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, थोड़ा सा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जो है सी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। आगे देखते हैं, जो किए हुए उपकार को मानता है। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ व्यक्ति जो है किए हुए उपकार को मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी। तो 71 का क्वेश्चन आंसर जो है बी होगा। किए हुए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को हम कृतज्ञ बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो मांस खाता है, मांस खाने वाले व्यक्ति शामिस। जो नर मनुष्य का मांस खाता है पिशातीस। जो मांस खाता है सामिस। मांस खाने वाले व्यक्ति को हम सामिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर जो है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अरण्य रोदन का सही अर्थ बताइए। अरण्य रोदन का अर्थ क्या है? ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, यानी कोई किसी के द्वारा कही हुई बात पर कोई ध्यान न देना, तो अरण्य रोदन होता है। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे उसे हम क्या कहते हैं? अरण्य रोदन। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो है सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की भूमि, जो पर्वत के ऊपर की भूमि हो उसको हम अधित्यका कहते हैं। तो 74 का आंसर जो है ए हो जाएगा। जबकि उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। पर्वत के जो पास की भूमि पाई जाती है उसे हम उपत्यका कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? अपनी प्रशंसा। जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करता है उस व्यक्ति को हम आत्मश्लाघा कहते हैं। यानी अपने अपने आप की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को आत्मश्लाघा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र। जो साधु सन्यासी जिस वस्त्र को धारण करते हैं उस वस्त्र को हम क्या कहते हैं? तो चीवर। यानी योगी, भिक्षु, साधु सन्यासी जो वस्त्र को धारण करते हैं उस वस्त्र को चीवर नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको नेक्सस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और
आगे हम इसकी टेस्ट सीरीज भी, ऑडियो के लिए टेस्ट सीरीज भी हम उसमें लॉन्च करने वाले हैं, जो आप वहाँ से दे सकते हैं। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।